हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी आप जैसा कोई। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है श्री नाम के लड़के से जो स्कूल में पढ़ता है। श्री को राखी से प्यार हो गया था, इसलिए वो राखी को प्रपोज करता है। लेकिन वो राखी के लिए नकली रिंग लेकर गया था। ये देखकर राखी काफ़ी गुस्सा होती है क्योंकि राखी के पापा की ज्वेलरी की शॉप थी, लेकिन फिर भी श्री उसे एक नकली रिंग लेकर आया था। तो श्री कहता है कि उसके फ्रेंड दीपक ने कहा कि भले ही राखी के पापा ज्वेलर है, लेकिन उनकी बेटी कौन सी डायमंड है, इसलिए वो नकली रिंग से पट जाएगी। अब ये सुनने के बाद राखी काफी गुस्सा होती है और श्री से कहती है कि वो उसे श्राप देती है कि उसे कभी भी लड़की नहीं मिलेगी, ना ही उससे प्यार होगा और ना ही कभी सेक्स मिलेगा। ये बोलकर वो वहां से गुस्से से चली जाती है। जिसके बाद कहानी काफी साल आगे बढ़ती है और हम श्री को देखते हैं जिसकी उम्र अभी 40 ईयर्स की है, लेकिन अभी तक श्री की लाइफ में कोई भी लड़की नहीं आई, जिसकी वजह से श्री को लगता है कि शायद राखी ने जो उसे श्राप दिया था वो सच हो चुका है। अब श्री की बात करें तो श्री संस्कृत का प्रोफेसर है और उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी। यहाँ तक कि उसके स्कूल के बच्चे भी जानते थे कि श्री की लाइफ में कोई भी औरत नहीं है, जिसकी वजह से वो उसका मजाक उड़ाया करते थे। अब श्री की भाभी कुसुम का उसे कॉल आता है, जो श्री से कह रही थी कि श्री को अपने बायोडाटा में अपनी एज 40 ईयर्स नहीं बल्कि 39 ईयर्स लिखनी चाहिए। लेकिन श्री कहता है कि वो जानता है कि ऐसा करने से भी कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसकी भाभी उसे समझाती है कि वो निराश ना हो जाए, क्योंकि एक ना एक दिन श्री की लाइफ में कोई लड़की जरूर आएगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि श्री और उसकी भाभी का बॉन्ड काफ़ी अच्छा था, मतलब उसके लिए उसकी भाभी बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। जिसके बाद श्री अपने फ्रेंड दीपक के पास अपने फ़ोटो क्लिक करने जाता है। तब दीपक श्री से कहता है कि श्री कभी लड़कियों से बात नहीं करता, जिसकी वजह से वो अंडर कॉन्फिडेंट हो गया है। इसलिए वो श्री से कहता है कि वो एक ऐप के बारे में जानता है, अगर श्री उसके ऊपर लॉगिन करेगा तो वो लड़कियों से बातें कर पाएगा, वो भी वैसी वाली। जिसके बाद दीपक श्री के मोबाइल में आप जैसा कोई ऐप डाउनलोड करता है और श्री का अकाउंट स्टार्ट करता है। जिसके बाद रात को श्री जब घर पर था तो वो उस अकाउंट को लॉगिन करके उस पर बातें करने लगता है। तो उसकी बातें एक लड़की के साथ होती है, जहाँ पर श्री उसके साथ ऐसी बातें कर रहा था जैसे कि उसने खाना खाया और वो क्या कर रही है। ये सुनकर वो लड़की स्माइल करने लगती है और श्री के साथ थोड़ी नौटी बातें करने लगती है। लेकिन श्री ने अभी तक कभी ऐसी बातें नहीं की थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। साथ ही श्री अपना असली नाम भी बता देता है। जिसके बाद श्री को उस लड़की से बात करने के बाद बहुत अच्छा लगने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लड़की उसके साथ ही है। जिसके बाद हम श्री की भाभी कुसुम को देखते हैं, जिन्हें खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था और वो कब से अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहती थी, लेकिन उसके हस्बैंड कहते हैं कि इन सब बातों पर ध्यान ना दे, जिसकी वजह से वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। अब एक रात को कुसुम अपने हस्बैंड से रोमांस की डिमांड करने लगती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और ये देखकर कुसुम को काफ़ी बुरा लगता है। अब दूसरे दिन कुसुम के पास उनके पड़ोसी बोस आते हैं, जो कुसुम को बताते हैं कि उन्होंने कुसुम का अचार अपने घर वालों को दिया और वो अचार उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब ये सुनकर कुसुम भी काफ़ी खुश होती है, क्योंकि बोस उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। साथ ही बोस उसे बताता है कि उसने श्री के लिए लड़की देखी है, जो सुनने के बाद कुसुम की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तुरंत श्री को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो उस लड़की से मिलने जाए। अब श्री को जब पता चलता है कि वो लड़की 32 ईयर्स की है, तो वो मिलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका कहना था कि आखिर वो लड़की में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि तभी तो उसने श्री के लिए हाँ कहा, वरना कोई 32 ईयर्स की लड़की आखिर उससे शादी करने के लिए हाँ क्यों कहेगी। लेकिन कुसुम भाभी के कहने पर श्री को उस लड़की से मिलने के लिए जाना पड़ता है। जिसके बाद श्री मधु से मिलने के लिए आता है और वो मधु को देखकर काफ़ी शौक था, क्योंकि मधु दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। साथ ही श्री देखता है कि मधु को भी चाय बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो भी बिल्कुल वैसे ही जैसे श्री को पसंद थी। अब मधु और श्री काफ़ी बातें करते हैं, जहाँ पर मधु से बताती है कि वो फ्रेंच की प्रोफेसर है और मधु की बातों से हमें पता चलता है कि वो श्री को पसंद करने लगी थी। तो वही श्री काफ़ी ज़्यादा शौक था कि आखिर मधु उसे पसंद क्यों कर रही थी। उसे बार बार शक हो रहा था कि शायद मधु उसे फंसाना चाहती हो, इसने उसके साथ ये सब नाटक कर रही हो। इसलिए श्री अपने दोस्त दीपक को ये सब बताता है। तो दीपक कहता है कि वो लोग मधु के घर जाएंगे और उसके बारे में सब कुछ पता कर लेंगे, जिसके लिए दीपक श्री के एक स्टूडेंट राकेश की मदद लेता है। राकेश मधु के घर पर जाता है ये बोलकर कि वो मधु का स्टूडेंट है और मधु के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला है, इसलिए वो मधु के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। और यह सुनने के बाद मधु के घर वाले भी उन्हें मधु के बारे में सब कुछ बताने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मधु एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करती है और मधु जब काफ़ी छोटी थी तो मधु के पापा उसे छोड़कर चले गए थे। साथ ही हमें पता चलता है कि मधु की फैमिली में उसकी मासा मासी, उसके अंकल आंटी और उसके मामा थे। साथ ही मधु अपनी दादी की लाडली थी।
अब मधु के घर वाले तो मधु की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, लेकिन उसकी एक फ्रेंड कहती है कि मधु को नमित के बारे में पूछो, तब पता चलेगा कि मधु कैसी है। अब जब श्री को नमित के बारे में पता चलता है तो वो मधु से मिलने जाता है और मधु से ही पूछता है कि आखिर नमित कौन है। अब ये सुनकर मधु काफी शौक थी कि आखिर श्री को नमित के बारे में कैसे पता चला, लेकिन फिर भी वो श्री को बताती है कि कुछ सालों पहले वो नमित से मिली थी। वो उसके स्टूडेंट का भाई था और डॉक्टर था। वो दोनों स्कूल फंक्शन में मिले थे, जिसके बाद उन दोनों की दोस्ती हो गई और जल्दी उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन एक दिन जब मधु और नमित कहीं जा रहे थे तो मधु उसके साथ रोमांस करने लगती है। तब नमित कहता है कि क्या वो वर्जिन है, और ये सुनकर मधु काफी शॉक थी। उसे लगा था कि शायद नमित मजाक में पूछ रहा होगा, लेकिन नमित काफी सीरियस था, जिससे मधु काफी हैरान थी क्योंकि नमित इतना बड़ा डॉक्टर होने के बाद भी उसकी थिंकिंग ऐसी थी। जिसके बाद मधु ने नमित के साथ ब्रेकअप कर लिया और वो फिर कभी उससे नहीं मिली। अब मधु श्री से कहती है कि उसने तो नमित से नहीं पूछा था कि क्या वो वर्जिन है, तो फिर नमित उससे ऐसा सवाल कैसे कर सकता है। साथ ही वो बस उसे पूछने के लिए नहीं पूछ रहा था, बल्कि वो उसके हिसाब से डिसाइड करने वाला था कि उनका रिलेशन आगे बढ़ेगा या नहीं। साथ ही मधु कहती है कि वैसे भी 16 के बाद कौन वर्जिन होता है। अब ये सुनकर श्री कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि वो 40 ईयर्स में भी वर्जिन था। जिसके बाद श्री और मधु एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब दोनों के घर वाले भी मिलते हैं, जिसके बाद उनकी एंगेजमेंट तय हो जाती है। जहाँ पर एंगेजमेंट वाले दिन श्री बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि फाइनली उसकी लाइफ में लड़की आ गई थी। अब उन दोनों की एंगेजमेंट होती है तो वही उनके घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तब मधु श्री के साथ बातें करने लगती है और वो उसी तरह से बातें कर रही थी जैसे कि श्री ने कॉल पर सुनी थी। और यहाँ पर श्री को पता चलता है कि ऐप पर जिस लड़की के साथ उसने बात की थी वो कोई और नहीं मधु ही थी। और ये जानकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था। वो इस बारे में दीपक से बात करता है तो दीपक श्री से कहता है कि आखिर उसकी होने वाली वाइफ ऐसे ऐप पर हो ही कैसे सकती है। दीपक कहता है कि पता नहीं उसने किन किन लोगों के साथ कैसी कैसी बातें की होगी। और ये सुनने के बाद श्री और ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो कुछ दिनों के लिए यहाँ से चला जाएगा। जब वो उसके लिए निकलता है तभी वहाँ पर मधु आती है और श्री से पूछती है कि आखिर वो क्यों जा रहा है। तो श्री कहता है कि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि मधु उस ऐप पर थी और ऐसी बातें किया करती थी। तो मधु कहती है कि श्री भी तो उस ऐप पर था, तो फिर इसे इतना बड़ा इशू बनाने की क्या बात है। वो कहती है कि जिस तरह की श्री के डिजायर्स थे उसी तरह से उसके भी थे और इसलिए वो उस ऐप पर थी। लेकिन श्री कहता है कि वो कोई संस्कारी लड़की चाहता था। अब ये सुनने के बाद मधु काफी हर्ट होती है। वो श्री से कहती है कि जब उस दिन श्री ने उसके साथ बात की थी तो उसे श्री बहुत अच्छा लगा था। अब श्री ने उसे अपना सच्चा नाम बता दिया था, जिसकी वजह से मधु श्री को ढूंढने लगी। और तब उसे पता चला कि वो उसके मामा के पड़ोस में रहता है और इसी वजह से उसने अपने मामा से कहा कि वो श्री के लिए रिश्ता भेजे, क्योंकि श्री से एक बार बात करने के बाद ही वो समझ गई थी कि श्री कितना सच्चा और अच्छा है। लेकिन ये सुनने के बाद भी श्री मधु के ऊपर काफी भड़क जाता है और कहता है कि वो ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता जो बाकियों के साथ भी ऐसी बातें कर चुकी हो। अब ये सुनने के बाद मधु काफी शॉक थी क्योंकि श्री भी उस ऐप पर था, लेकिन उसका कहना था कि मर्द तो होते ही ऐसे हैं, लेकिन अगर औरतें ये सब करती है तो इसका मतलब यही है कि उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। अब ये सुनने के बाद मधु बहुत ज्यादा हर्ट होती है, तो वही श्री मधु के साथ एंगेजमेंट तोड़ देता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद श्री अपने घर वालों को ये सब कुछ बताता है तो उसके घर वाले भी यही कहने लगते हैं कि मधु को ऐसे ऐप पर नहीं होना चाहिए था। साथ ही वो श्री से भी यही कहते हैं कि श्री को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वही मधु के घर वाले भी मधु से कह रहे थे कि उसे इस ऐप पर नहीं होना चाहिए था, और अगर वो थी भी तो उसे श्री को पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। जिस पर मधु कहती है कि उसे लगा नहीं था कि श्री इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू बनाएगा। उसे तो लगा था कि जब वो इस बारे में श्री को बताएगी तो वो दोनों ही काफी हंसेंगे, क्योंकि उन दोनों की मुलाकात ऐसे हुई थी। लेकिन ये सब कुछ उल्टा ही हो गया था। जिसके बाद ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन श्री और मधु एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे थे। दोनों ही बहुत ज्यादा अपसेट थे। तो वही हम कुसुम की बेटी को देखते हैं, जिसे अपने एक कोर्स के लिए कोलकाता जाना था। लेकिन उसके पापा का कहना था कि वो ये सब कुछ कर सकती है, लेकिन उसे घर के काम भी आने चाहिए, तभी तो वो अपने ससुराल वालों को खुश रख पाएगी। जो सुनकर कुसुम की माँ कुसुम के पापा से कहती है कि वो चिंता ना करे, वो कुसुम के साथ कोलकाता जाएगी। साथ ही वो कुसुम के पापा से कहती है कि वो उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त करके जाएगी। उसने भानु को सब कुछ सिखा दिया है जो उनके खाने पीने का ध्यान रखेगी। अब ये सुनने के बाद कुसुम के पापा उन्हें जाने की परमिशन दे देते हैं। तो वही हम श्री को देखते हैं, जो उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आता है, जहाँ श्री की भतीजी देखती है कि श्री काफी नर्वस है। वो श्री से कहती है कि इतने सालों बाद श्री को ऐसी लड़की मिली थी जो उसे पसंद करती हो। वो उसे बदलना नहीं चाहती थी, बस उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन श्री ने एक काफी बेवकूफ रीजन की वजह से उसे छोड़ दिया।
वो कहती है कि वो जानती है कि श्री आज भी मधु से प्यार करता है, इसलिए श्री को अपने आप से झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए और मधु के लिए जो प्यार है उसे बाहर लाना चाहिए। अब ये सुनने के बाद श्री को भी एहसास हो जाता है कि उसे इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो कोलकाता जाएगा। हालांकि उसका फ्रेंड दीपक उसे इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन फिर भी श्री कोलकाता आ जाता है, जहाँ पर वो मधु से बात करना चाहता था। और वो बात करने के लिए उससे लाइब्रेरी जाता है कि तभी वो देखता है कि वहाँ पर नमित आया था। एक्चुअली नमित भी मधु से माफ़ी मांगने के लिए आया था और वो उससे एक चांस मांग रहा था, और मधु भी उसके साथ बातें करने लगती है। अब ये सब देखने के बाद श्री काफ़ी जलस होता है, जिसके बाद श्री मधु से कहता है कि उसने उस दिन जो कहा था वो काफ़ी गुस्से में कहा था, लेकिन अब उसका गुस्सा शांत हो चुका है, इसलिए वो मधु को माफ़ करता है। अब ये सुनकर मधु काफ़ी शॉक थी, क्योंकि श्री उसे माफ़ कर रहा था। मधु कहती है कि आखिर श्री उसे माफ़ करने वाला होता कौन है, और वैसे भी ऐसी मधु ने कौन सी गलती की है जिसके लिए श्री उसे माफ़ करेगा। श्री भी उस ऐप पर था और मधु भी उस ऐप पर थी, तो इसमें सिर्फ मधु की गलती कैसे हो सकती है। मधु कहती है कि उसने जब श्री को वापस आते हुए देखा तो उसे लगा कि शायद श्री बदल चुका होगा, लेकिन अब तक वो बिल्कुल भी नहीं बदला, वो वैसा का वैसा ही है। इसलिए मधु श्री से कहती है कि वो उसके दोबारा मौका नहीं दे सकती, क्योंकि किसी भी रिश्ते में दोनों बराबर होते हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। और जिस तरह से श्री बिहेव करता है वो उसे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उसे दोबारा ऐसा करने का मौका नहीं देगी। ये बोलकर मधु वहाँ से चली जाती है। तभी श्री को उसके भाई का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि वो भी कोलकाता आ चुका है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मधु के घर वालों ने और श्री के घर वालों ने उनकी शादी के लिए एक हॉल बुक किया था, लेकिन अब वो हॉल वाला उनका एडवांस पेमेंट वापस देने से मना कर रहा था, इसलिए उन दोनों को आधा आधा खर्चा देना था। लेकिन श्री के घर वाले पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे, और इसी वजह से श्री के भाई यहाँ पर आए थे ताकि वो मधु के घर वालों को कह सके कि वो आधे पैसे नहीं देंगे। इसलिए वो लोग जब मधु के घर वालों से मिलने जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें कुसुम दिखाई देती है, जो कि मधु के मामा के साथ थी। और यहाँ पर इनको पता चलता है कि कुसुम का और मधु के मामा का अफेयर चल रहा था, जो देखकर कुसुम का हस्बैंड काफी शॉक था। वो कुसुम से कहता है कि क्या उसे ये सब करने से पहले शर्म नहीं आई, जो सुनकर कुसुम कहती है कि उसे बहुत शर्म आई। उसे बहुत बार लगा कि वो गलत कर रही है, लेकिन आखिर वो क्या करती, उसके हस्बैंड के लिए वो मायने ही नहीं रखती। कुसुम कहती है कि उसका हस्बैंड उसकी फाइनेंशियल नीड्स तो पूरी करता है, लेकिन बाकी नीड्स का क्या। कभी भी उसके हस्बैंड ने जानने की कोशिश नहीं की कि कुसुम क्या चाहती है। उसने कभी भी कुसुम की इज्जत नहीं की, सबके सामने उसे कुछ भी कहा, यहाँ तक कि कभी उसके सपनों के लिए उसे सपोर्ट नहीं किया। साथ ही वो कभी भी उसके लिए अवेलेबल नहीं था, चाहे वो रोमांस हो या फिर इमोशनल सपोर्ट हो। कुसुम के हस्बैंड के लिए कुसुम की ज़रूरत बस इतनी थी कि वो उसे टाइम पर दवाई और खाना दे सके। इसके अलावा वो हो या ना हो, उनके लिए मैटर नहीं करती थी। अब ये सुनने के बाद कुसुम के हस्बैंड चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो भी जानते थे कि उन्होंने कभी भी अपनी वाइफ की वैल्यू नहीं की। कुसुम कहती है कि जब बोस श्री के लिए रिश्ता लेकर आया, उसके बाद उसकी और बोस की दोस्ती होने लगी और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जो सुनकर कुसुम का हस्बैंड कहता है कि अगर कुसुम उससे माफ़ी मांगेगी तो वो उसे माफ़ कर देगा, क्योंकि उसका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो सुनकर श्री अपने भाई से कहता है कि आखिर कुसुम माफ़ी क्यों मांगेगी, जबकि इस सब में गलती कुसुम के हस्बैंड की पहले थी। उससे पहले कुसुम से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि उसने कभी भी अपनी वाइफ की वैल्यू नहीं की। साथ ही श्री कुसुम से कहता है कि वो जो भी करेगी उसमें वो उसका साथ देगा। जो सुनने के बाद कुसुम को काफ़ी अच्छा लगता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी बोस को पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है। इसलिए वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो वो सीढ़ियों से फिसल गई थी और वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, जो देखकर मधु को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि उसकी दादी सरस्वती पूजा के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन अब वो बीमार हो गई थी। अब ये सब सुनने के बाद श्री उनसे कहता है कि वो जैसे सरस्वती पूजा करने वाले थे वैसे ही करेंगे, काफ़ी धूमधाम से मनाएंगे ताकि दादी को अच्छा लगे। जिसके बाद वो लोग वैसा ही करते हैं और काफ़ी धूमधाम से पूजा करने लगते हैं, जिसे देखकर दादी को भी अच्छा फील होने लगता है और उनकी तबीयत सुधरने लगती है। जिसके बाद जब देवी का विसर्जन होता है तो श्री मधु से माफ़ी मांगता है। वो मधु से कहता है कि वो ऐसी सोसाइटी में पला बड़ा है जहाँ मर्द अगर कुछ भी करे तो उसे बुरा नहीं कहा जाता, ना ही उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन वही अगर औरत कुछ करे तो उसके कैरेक्टर पर ज़रा सी बात पर भी सवाल उठाए जाते हैं, और शायद इसी वजह से उसकी सोच ऐसी हो गई थी। लेकिन अगर वो मधु के साथ रहेगा तो वो ठीक से सोच पाएगा और समझ पाएगा। साथ ही वो मधु को बताता है कि वो वर्जिन है, लेकिन उसने ये बात मधु को कभी भी नहीं बताई थी, क्योंकि उसे लगा था कि अगर मधु को ये बात पता चली तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन अब वो समझ चुका है कि एक रिश्ते में दोनों बराबर होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और ना ही उन्हें एक दूसरे को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वो जैसे हैं वैसे ही साथ खुश रह सकते हैं। अब ये सब सुनने के बाद
मधुश्री से कहती है कि वो पहले भी उसकी बातों से इम्प्रेस हो गई थी और आज भी इम्प्रेस हुई है। ये सुनने के बाद श्री काफ़ी खुश होता है और वो दोनों बारिश में डांस करने लगते हैं, जो देखकर उनके घर वाले भी समझ जाते हैं कि इनके बीच सब कुछ ठीक हो चुका है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी आप जैसा कोई मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।